नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि मोदी जी और उनकी टीम ने फाइनली जो नैरेटिव वॉर है उसको सीख लिया है। वैसे तो कांग्रेस पिछले 75 साल से सिर्फ नैरेटिव ही चलाती रही। अब ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसे ग्लोबल स्टेज पे लेके जाने के लिए मोदी जी ने एक पहल कर दी, यानी कि एक सीक्रेट वेपन उन्होंने बाहर निकाल दिया। सीक्रेट वेपन ये था, पहली बात ये कि नैरेटिव वॉर को जीतना है, और दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि अपोजिशन ही खत्म कर दी। पूरी की पूरी अपोजिशन को अपने साथ जोड़ लिया इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए। और जो कांग्रेस की डार्लिंग थी नहीं था, उसको भी अपने पाले में लगता है कि करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से उस डार्लिंग ने, कांग्रेस की ने, जैसे बड़े बड़े धुरंधर जो टीवी पे आते हैं, यही सरसे सुदाई, राजदीप और हमारे जो करण थप्पड़, जो थप्पड़ खा खा के भी सुधरता नहीं है, इनको जैसे उन्होंने आंसर दिया है, ऐसा लगता था कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा हो, ना कि कांग्रेस का। और उन्हें न्यूज़ चैनल वाले बार बार बोल भी रहे थे कि सर आप कांग्रेस की तरफ से हैं। उनको याद दिलाया जा रहा था कि आपका काम है मोदी जी के काम को उल्टा बताना, लेकिन वो हटे नहीं। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी जो एक गहन जो नज़र होती है, आपको मालूम है अवनीश जी प्रारब्ध वाले, इनके चैनल पे जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ राष्ट्रवादी की ही दिखती है। अब इन्होंने जब इसका अध्ययन किया कि यार ये हो क्या रहा है, क्या मोदी जी ने जो ये सीक्रेट वेपन निकाला है, क्या पूरे दुनिया में धमाल करनी है, कमाल करनी है, भारत में अपोजिशन को ख़त्म करना है, क्या मुद्दा है ये? अब इसको डिटेल में बात करेंगे। पहले तो सर जय सिया राम। जय जय सिया राम सुमित जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम जी। सर कांग्रेस की डार्लिंग को उड़ा ले गए मोदी जी, और साथ में कुछ और धुरंधर हैं उनको भी ले गए हैं। व्हाट डू यू सी? ये चाल है, ये पॉलिटिकल थिएटर है, या मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल सुमित जी, ये चाल भी है, ये चरित्र भी है, और इसमें चेहरा भी है। बीजेपी के लिए यही तो कहा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शेर मैं सुनाऊंगा जो मोदी जी ने यहाँ पे करके दिखाया है। आपने कहा कि अब वॉर नरेटिव की वो सीख रहे हैं और सीख गए हैं। मैं 2 लाइनें सुनाता हूं साहब। नरेंद्र मोदी जी नरेटिव वार में कभी पीछे रहे नहीं, कभी नहीं पीछे रहे। हाँ, उनका नरेटिव पॉजिटिव होता है, और इसीलिए गंदगी जो है वो तालाब में, झील में अगर ऊपर जल्दी आती है, तो इस वजह से अगर आपको कांग्रेस का नैरेटिव कहीं स्ट्रांग दिखता हो तो वो चूंकि नेगेटिव नैरेटिव रहा है हमेशा से, चाहे वो सत्ता में रही है और चाहे सत्ता से बाहर है, तब भी, इसलिए उसकी बढ़त दिखाई देती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का गेम उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। नरेंद्र मोदी जी का गेम ये है कि सही समय पर सही चीज और सही व्यक्ति का चुनाव करना और उसका इस्तेमाल करना, और वो जो मास्टर स्ट्रोक होता है उसका कोई जोड़ नहीं है। हम आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक लिखना भूल जाएंगे, लेकिन वो अपने आप में मास्टर स्ट्रोक होता है। अब यहाँ पर सर्वदलीय मास्टर स्ट्रोक चला है। अब आप कह नहीं सकते, इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, इसमें सपा भी शामिल है, इसमें शरद पवार की पार्टी भी शामिल है, उसमें गैर एनडीए भी शामिल है, उसमें एनडीए वाले भी शामिल हैं, और कांग्रेस उसमें शामिल होते हुए भी शामिल नहीं है। कांग्रेस उसमें शामिल होते हुए भी शामिल नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए 2 लाइनें मुझे याद आती हैं इस मौजू पर कि चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल। नीम कश का मतलब होता है कोई तीर आप चलाइए और सीने में जाके चुभ जाए, चुभ के लटक जाए। अभी जो त्रिपुरा में आदिवासियों ने हमला किया है और तीर लटके हुए दिखाई देते हैं, उसको नीम कश बोलते हैं। कि चला जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। और ये जो सर्वदलीय स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने की है कांग्रेस पर, लश्कर कांग्रेस पर, वो यही है, सीने के आर पार गया। साहब देखिए, जिस पाकिस्तान को पैदा किया कांग्रेस ने, जिस पाकिस्तान को पाला कांग्रेस ने, जिस पाकिस्तान को पोसा कांग्रेस ने, जिस पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है कांग्रेस का, उसने जब 22 तारीख को पिछले महीने पहलगाम में इस्लामिक टेरर अटैक किया, ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया सफलता से, ये हमारा दुर्भाग्य है कि सफलता से वो एग्जीक्यूट कर ले गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया,
17th यानी कल की बीती रात तक 12 बजे तक वो होल्ड पे था, अब होल्ड पे नहीं है। नाउ इट्स फ्री हैंड, इट्स अप टू द एजेंसीज एंड आवर मिलिट्री टू डिसाइड व्हाट टू डू। वो जब खबर आएगी कि दग गया तब हम देख लेंगे। लेकिन उसके बाद प्रोपेगेंडा वार पाकिस्तान ने जिस तरीके से चलाया, और अपने जर्नलिस्टों, राइटर्स का एग्जाम्पल उसमें सामने है कि राइटर्स ने निकाल के बाहर कर दिया उन 3 पाकिस्तानियों को जिन्होंने राफेल के खिलाफ इस तरह की बातें लिखी थी, यानी नेशनली और इंटरनेशनली। और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल में इंडिया शामिल नहीं है। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जब तक भारत में जिंदा है तब तक कांग्रेस फ्रेंचाइजी है पाकिस्तान की भारत में। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम ने भी इक्वली व्यवहार किया जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड थी उसने प्रोपेगेंडा वार में किया। और उसके बाद किरण रिजिजू साहब ने जब ये घोषणा की कि हम 7 डेलीगेशंस हम अलग अलग विश्व के देशों में भेज रहे हैं, जो वहाँ के जो सत्ता वाली पार्टियां हैं उनसे मिलेंगे, जो विपक्ष की पार्टियां उनसे मिलेंगे, जो वहाँ के सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं उनसे मिलेंगे, बिजनेस हाउसेज हैं उनसे मिलेंगे। मजे की बात है, इसमें केवल नेताओं से और सरकारों से मिलना शामिल नहीं है सुमित जी, इसमें यहाँ तक कि उस कंट्रीज के कारपोरेट से भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जाएंगे शेख से मिल के चले आएंगे, चाय और कहवा पी के चले आएंगे, नहीं। और तब लगभग 7 ऐसे डेलीगेशंस जिसमें ऑन एवरेज 8 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, कुल मिला के 60 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 दिनों के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे। और उनकी लिस्ट है, उनके लीडर्स हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस से भी रवायत के अनुसार रिजिजू जी ने मांगा कि भैया 4 नाम आप भी दे दो। और जो 4 नाम दिए कांग्रेस ने, बस यहीं से कांग्रेस ने कहा कि हाँ हम लश्कर कांग्रेस हैं। एक होता है ना कि अंडरटेकिंग देना। नाम क्या थे साहब? आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। सुमित जी, मैं इन 4 नामों के चरित्र चित्रण पर थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन उससे पहले आऊंगा कि कांग्रेस कैसे शामिल नहीं है, क्योंकि ये 4 नाम जो ऑफिशियली कांग्रेस ने दिए थे उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन कौन सा नाम शामिल हुआ? शशि थरूर। शशि थरूर साहब, नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बात कहता हूं, मैंने आपके साथ जितनी भी चर्चाएं की हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, एक बात मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अपने छोटे से लेके बड़े काम तक की मुखबिरी थोड़े दिन पहले कर देते हैं। याद कीजिए केरल में अडानी के प्रोजेक्ट, और स्टेज पर शशि थरूर, प्रधानमंत्री ने कहा मिस्टर थरूर बहुतों के पेट में दर्द होगा कि आपने हमारे साथ मंच शेयर किया। ये पहला मौका नहीं था। शशि थरूर प्रधानमंत्री के साथ एक बार और चर्चा में आ चुके हैं, जब लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा था और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए शशि थरूर जी के संसदीय क्षेत्र में थे। और प्रोटोकॉल, चूंकि इंटरनेशनल बड़ा अनुभव है, मेधावी व्यक्ति हैं शशि थरूर साहब, पार्टी कहीं भी हो, तो उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन किया। लोकल एमपी होने के नाते वो एयरपोर्ट पे पहुंचे और उस तस्वीर ने भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उठा दिया था 10 जनपद के खानदान में। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और ज़्यादा इसका प्रगटीकरण हुआ केरल में। और उसके बाद जब ये 4 ऐसे नाम दिए, उन नामों के एक एक कारनामे मैं गिनाऊंगा अभी दर्शकों के सामने कि कांग्रेस की नीयत क्या थी। लेकिन शशि थरूर साहब को शामिल किया गया। शशि थरूर साहब आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि न जाने कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड ये प्रधानमंत्री ने कहा था शशि थरूर के बारे में। ठीक है साहब, कहा था, यही राजनीति है। राजनीति कभी 2 लाइनों में नहीं होती, 2 लाइनों के बीच का जो गैप होता है, राजनीति वहां लिखी जाती है। इसलिए राजनीति भावनाओं से नहीं खेली जाती कभी भी। भावुक व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता, उसको बाहर हो जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी भावुक हैं, ऐसा नहीं, वो शातिर आदमी। अब सब हुआ क्या, आप ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान, मैं कहता हूं पहले से जो भी एक फेवर करते रहे हैं और राष्ट्र के साथ खड़े हुए दिखाई देते रहे हैं शशि थरूर, एक बार उसको हटा दीजिए आप। लेकिन जब हमारा गाढ़ा समय आया, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बाध्य कर दिया हमें कि हम उसको जवाब दें और उसको कायदे से सिखाएं, उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और 22 तारीख के बाद केवल और केवल आप इतने टाइमलाइन को उठा लीजिए और शशि थरूर का व्यवहार देख लीजिए, राष्ट्रवादी व्यवहार ही व्यवहार आपको नजर आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री दलगत भावना से ऊपर है, ये सबूत है शशि थरूर का इस डेलीगेशन में शामिल होना स्पष्ट रूप से। और एक नाम और,
बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी काफी दुखी हैं। भावना बहन इतनी कमजोर हैं सुमित जी कि वो न जाने क्यों बार बार छोटी छोटी बातों पर श्रीमान आहत कुमार के साथ फरार हो जाती है। थोड़ा सा हमें भावुक होने से बचना चाहिए, हमारी भावना इतनी ना हो कि तुरंत आहत हो जाए। ओवैसी, एक दूसरा नाम मैं लेता हूं, न जाने क्या क्या उनके बारे में कहा गया, न जाने क्या क्या उनके बारे में समझा गया, लेकिन गाढ़े वक्त में व्यक्ति की पहचान होती है। ये हमारी भारतीय मूल्य कहते हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कहती है, हमारा भारतीय व्यवहार कहता है कि जो गाढ़े वक्त में हमारा है वही हमारा है, अदरवाइज गाल बजाने के लिए तो दुनिया साथ होती है। अमेरिका का ट्रम्प भी एक्सपोज हुआ है साहब, इसी दौरान एक्सपोज हुआ है। तो ऐसे में आप देखिए ओवैसी ने जिस तरीके से अपनी मजहबी गोल टोपी उतार के फेंक दी और तिरंगा लपेट लिया, वो सिर्फ एक सिंबोलिज्म नहीं था। यहां पर एक बात है, बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी दुखी हैं, भावनाएं आहत हो गई, कह रहे हैं अरे छोड़िए छोड़िए साहब, ये तो अलतकैया है। हाँ साहब, अलतकैया है, मैं मानता हूं कि अलतकैया भी हो सकता है। मैं भी ओवैसी को उसी तरह देखता हूं जैसे तमाम राष्ट्रवादी देखते हैं, लेकिन मैं मौका देख के और सामने क्या व्यवहार है ये देख के कहूंगा कि ओवैसी को पहली क्रेडिट तो ये जाती है कि उसने भारतीय मुसलमानों को इस पूरे गाढ़े वक्त में उनके मुंह पर कालिख लगने से बचा लिया, रोक लिया। भारतीय मुसलमानों को थैंकफुल होना चाहिए ओवैसी के। आधा मोर्चे पे हम सारे लोग बात करते हैं, आधे मोर्चे पर कांग्रेस और सपा जैसी तमाम पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। स्लीपर सेल के लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कानून है, अपना कानून काम कर रहा है। अगर कोई ज्योति पकड़ी जा रही है हरियाणा पंजाब से और हिंदू पकड़े जा रहे हैं अगर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए, तो उसी के साथ अब्दुल रहमान और तमाम लोग भी पकड़े जा रहे हैं। इसमें कानून का डंडा बराबर बज रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये भारी खतरा था कि आंतरिक अशांति फैल सकती है और मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं, आधे मोर्चे की जो बात करते हैं, ओवैसी को ये पूरी क्रेडिट जाती है सुमित जी कि उसने भारत के मुसलमानों के मुंह पर कलंक और कालिख लगने से बचा दिया। एक तो ये पहला क्रेडिट एहसान जो उसने ओवैसी साहब ने भारत के मुसलमानों पर किया है। अब आ जाते हैं देश पर, और देश पर एहसान नहीं होता किसी का, इसीलिए ओवैसी भी इस सर्वदलीय लिस्ट में शामिल हैं। तो शशि थरूर से एक थप्पड़ लगा है कांग्रेस को, और जो मजबूत घूसा लगा है, आपने एक डार्लिंग कहा ना, ये तो महा डार्लिंग है ओवैसी कांग्रेस। तो यहां पर अब गंभीरता से आते हैं सर। देखिए 4 नाम जो कांग्रेस ने दिए, उन नामों की गंभीरता पर जाएं दर्शक। आनंद शर्मा, मैं मानता हूं आनंद शर्मा कांग्रेस की सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, ठीक है साहब, राजनीतिक व्यक्ति हैं, ठीक है साहब, संसद का लंबा अनुभव है, ठीक है साहब। उनके क्रेडिट में ये भी है कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जब वो यंग थे, जब वो मिनिस्टर्स थे, तब उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप किए हैं, नो डाउट। हम मानते हैं उनका अच्छा पीआर है, व्यक्तिगत लेवल पर उनका पीआर है। ये उसी तरीके से है जैसे एमजे अकबर साहब, जो कि इस सर्वदलीय में शामिल हैं, एमजे अकबर साहब भी हैं इसमें। उनका जो है मिडिल ईस्ट का जो ग्राउंड उन्होंने सुषमा जी के साथ, स्वर्गीय सुषमा जी के साथ बनाया, वो खेती आज भारत काट रहा है कि मिडिल ईस्ट और पूरा जो इनका मुस्लिम उम्मा है उसने खतना कर दिया पाकिस्तान का पहलगाम के मामले में। तो साहब यहां पर जो नाम दिया आनंद शर्मा का, आनंद शर्मा के इस सारी खूबियों के बावजूद भी सुमित जी, आपने और दर्शकों ने संसद में इनका व्यवहार देखिए, एक्सट्रीम नेगेटिव व्यवहार। कांग्रेस की जिस लाइन को फॉलो करने के लिए आज घेरे में हैं शशि थरूर, कांग्रेस की उसी नेगेटिव लाइन को बढ़ चढ़ के न सिर्फ फॉलो करते बल्कि उसको आगे बढ़ाने वाले हैं आनंद शर्मा। दूसरा, पाकिस्तान के प्रति आनंद शर्मा का प्रेम मणिशंकर अय्यर से कभी कम नहीं रहा। वो मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में बैठ के नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को न जाने कौन सी साठ गांठ करके उखड़वा के फेंक देना चाहते थे 19 के पहले के चुनाव में, वो वीडियो सबके सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। आनंद शर्मा उसी लाइन को फॉलो करते। पहला नाम इस लिस्ट में 4 क्या जो रिकमेंड किया था कांग्रेस ने, आनंद शर्मा। क्यों किया था बताए कांग्रेस? पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, इसको एक्सपोज करना है, और आप रिकमेंड कर रहे हो आनंद शर्मा को जिनका चरित्र ये है पाकिस्तान को लेके। जहां उनकी खूबी है मैंने गिना दिया अफ्रीका को लेके, लेकिन पाकिस्तान था साहब, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना है। और जिसके गले में पाकिस्तान का पानी उतर चुका हो, आप उससे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कराने के लिए एहसान करने जा रहे हो सरकार के साथ और भारत के साथ और भारत के देशवासियों के साथ, भारत की सेना के साथ।
पहला नाम। दूसरा नाम असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई पाकिस्तान के दामाद हैं साहब, और ये मैं तंज नहीं कस रहा हूं। गौरव गोगोई की पत्नी और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस को दुनिया जानती है, भारतवासी भी जानता है। जो दर्शक नहीं जानते हो गूगल करिए, मिल जाएगा सब। ये वही गौरव गोगोई हैं जो भारत सरकार की बिना जानकारी के किसी थर्ड कंट्री के जरिए अपने पासपोर्ट पर पाकिस्तान की अपने ससुराल की यात्रा भी करके आ चुके हैं और अच्छे खासे दिन वहां बिताए हैं। ठीक है साहब, पाकिस्तान आपकी ससुराल है, आप जाइए। आप पाकिस्तान के दामाद हैं, आप जाइए। लेकिन पाकिस्तान के किसी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए अगर विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करना है तो गौरव गोगोई नाम हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, हैं? अरे उनको भेज दीजिए ना, सिंगल डेलीगेशन मेंबर बना के, अकेले नेता, अकेले मेंबर, एक डेलीगेशन तुर्की भेज दीजिए गौरव गोगोई को। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा साहब, गौरव गोगोई को भेजिए तुर्की और वहां से वो रिजल्ट लेके आए। तीसरा नाम जो सबसे खतरनाक नाम है, जो कांग्रेस ने दिया था, और भला हो नरेंद्र मोदी सरकार का कि उन्होंने किसी तरह की कोई रवायत नहीं मानी और इन चारों नामों को शामिल नहीं किया। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, ये बंदा जब जीता तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। दर्शकों एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ये तीसरा नाम जब जीता तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, और कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने के लिए, किसी डेलीगेशन का हिस्सा बनने के लिए इस नाम को प्रस्तावित करती है। ये है कांग्रेस का लश्कर कांग्रेस चरित्र। चौथा और अंतिम नाम जिसको नहीं माना, राजा बरार, आधे मोर्चे के सक्रिय हिस्से और कांग्रेस के दुलारे सांसद जिनका नाम कांग्रेस ने दिया था। ये है कांग्रेस का चरित्र, और कांग्रेस के इन चरित्र को नंगा किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने जब उन्होंने एक राष्ट्रवादी, भले ही कांग्रेस में तकनीकी रूप से शामिल लेकिन कांग्रेस की लाइन को फॉलो नहीं करने वाले शशि थरूर को शामिल करके। तो ये नरेंद्र मोदी जी का लश्कर कांग्रेस पर सर्वदलीय सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोज तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आधे मोर्चे की जो सरदार लश्कर कांग्रेस है उसका ये चरित्र दर्शकों के सामने। जी अवनीश जी, इतनी बढ़िया एक स्कीम बनाई मोदी जी ने कि पूरे दुनिया में वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और एक सिविलाइजेशन है हमारे पीछे, एक स्टोरी है उसको दिखाना कि भाई कैसे हमने ग्लोबल स्टेज के ऊपर कैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को हमने धराशायी किया है, पाकिस्तान की नाक काटी है, और इसको एक्सपोज करने के लिए एक टीम बनाई जाती है और कांग्रेस उसमें पाकिस्तान को फेवर करने वाले लोगों का नाम देती है। ये इससे बड़ी मुझे लगता है शर्मनाक चीज़ मुझे नहीं हो कोई और कर सकता है। और जो आज भी सेकुलर हिंदू जो कांग्रेस को वोट करते हैं, मुझे आपको लगता है कि अपना जाकर डीएनए चेक करा लीजिए, पिछले 300-400 सालों में कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो गई है जैसे कांग्रेस की पूरी फैमिली में हुई है। लेकिन सर एक क्वेश्चन बनता है साथ में कि ये अगर इतना बड़ा नैरेटिव वॉर हम जीतने के लिए लग रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो वेस्टर्न मीडिया है, पाकिस्तान और चाइना के मीडिया की तो क्या बोलनी है, यहाँ पर तो वो अपने ये बोल रहे हैं कि भाई हमने पता नहीं क्या कुछ कर लिया, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है वो हमेशा आपको दिखता है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत के साथ खड़ा नहीं होता। और हमारी तरफ से भी कोई नैरेटिव वॉर हमने कभी किया ही नहीं, उसको काउंटर करने की भी हमने कोशिश नहीं करी। आपको नहीं लगता कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है एज अ कंट्री, लेकिन हम अपने पॉइंट को कहीं और अक्रॉस डालने के लिए हमने ना तो कभी मेहनत करी और ना ही कभी कोई इनिशिएटिव था। ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, हमारा नहीं? सुमित जी, ये एक ऐसा वीक पॉइंट है निश्चित तौर पर, जिस पर बहुत सारा काम करना है, निश्चित तौर पर काम करना है। प्रधानमंत्री ने जब 18वीं लोकसभा की पहली स्पीच में 2024 वाली ये खुल के कहा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इकोसिस्टम जो 65 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने तैयार किया है और तरह तरह से तैयार किया है, आपको उसे ध्वस्त करने का एक समय चाहिए, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अगर आपको राष्ट्रवादी इकोसिस्टम तैयार करना है तो ये किसी सरकारी योजना के तहत तैयार नहीं होता, जबकि कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं के तहत तैयार किया।
एक बात और भी थी, कांग्रेस की सरकार जब तक रही है और सक्रिय रूप से रही है, तब तक लोक मीडिया, जिसको मैं पब्लिक मीडिया, जिसको मैं जन मीडिया कहता हूं, सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एक्स का प्लेटफॉर्म हो, या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो नहीं था। और जब वो नहीं था तो उसकी वजह से कांग्रेस बहुत समय तक एक्सपोज होने से बचती रही। चीजें बाहर जनता तक आ नहीं पाती थी, उतनी ही आती थी जितना संपादक के नाम पाती पर एक आम पढ़ने वाला अखबार लिखा करता था, जो पाठक था, और उसका जवाब अगर आता था तो आता था, वरना नहीं। कंट्रोल्ड पूरी तरीके से मीडिया था। इसलिए शर्मनाक है उन एजेंडा खोर और सुपारी जर्नलिस्ट जिनको मैं कहता हूं, वो जब गोदी मीडिया कहते हैं तो गोदी मीडिया एक्चुअली नेहरू के 27 छायावास से लेके और मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन तक इस देश में केवल और केवल गोदी मीडिया था। एक्चुअली में जन मीडिया और लोक मीडिया तो अब पैदा हुआ है। तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम को पलने के लिए एक जगह चाहिए, एक बढ़ने के लिए जगह चाहिए। स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और आप देखिए, कल ही मैं सुन रहा था, आप बड़े अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिसकी पत्नी तृणमूल की MP है और जो खुद अपने आप को पत्रकार कहता है, सीनियर पत्रकार कहता है, मैं क्यों नाम लूं राजदीप का, अरे मैंने नाम ले भी लिया। बहरहाल वो कल एक कंटाप नाम का जो वही गिरोहबाज चैनल है, उसका हो सकता है मुझे नाम नहीं ठीक से आ रहा हो, कंटाप टाइप का है, वो कनपुरिया लहजे में कुछ है, वहां पर वो क्या कह रहा था, जब टर्की के संदर्भ में वो बंदा बोल रहा था, तो वो कह रहा था कि देखिए ऐसा सोशल मीडिया जिस तरीके से दौड़ा रहा है, जिस तरीके से चहेट रहा है, जिस तरीके से हावी है टर्की के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। लल्लन टॉप वाला वो अधेड़ लड़का जो है, उसने बल्कि टोका भी, क्यों? क्योंकि यहीं पर व्यक्तियों की पहचान होती है। सवाल ये होता है कि ये इकोसिस्टम धीरे धीरे धीरे, आप देखिए 14 ऑनवर्ड्स डेवलप हो रहा है, नैरेटिव वार में भी डेवलप हो रहा है, भारत में इसने एज ले लिया है। यही वजह है कि कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम कम से कम भारत के अंदर अब नैरेटिव वार में लगातार हार रहा है, लगातार पिछड़ रहा है, एक्सपोज हो रहा है सही समय पर सही जगह पे। इंटरनेशनली ये दिक्कत है, और उसकी वजह है कि पाकिस्तान ने अपने जन्मने के कुछ घंटों के बाद जिस तरीके से पलट के आपके ऊपर कबायली हमला किया, जो कि उसकी रेगुलर आर्मी थी, पाकिस्तान ने अपने पहले दिन से इस काम की शुरुआत की। उसका उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि राइटर में भारत के खिलाफ खबर छापने वाले वो तीनों जर्नलिस्ट पाकिस्तानी निकलते हैं। BBC हिंदी, उर्दू तो छोड़ दीजिए, दर्शकों से मैं अपील करूंगा जरा BBC हिंदी की वेबसाइट पर चले जाइए और उनके एडिटोरियल बेंच और स्टाफ की जो लिस्ट है, आपको उसमें सारे के सारे कौन मिलेंगे, पाकिस्तानी एडिटर रख के BBC हिंदी आपके लिए खबरें और बाकी कंटेंट लेके आता है। तो ये है जहां पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने NGO का एक विशाल नेटवर्क, जिस पर धीरे धीरे धीरे, और एक चीज मैं और बता दूं साहब, 11 साल 65 साल के बनाए हुए इकोसिस्टम जो कि चैन रिएक्शन करता है, क्योंकि इकोसिस्टम आप एक बार बना देते हैं, उसके बाद वो चैन रिएक्शन करता है। क्या सुमित जी, हम और आप दोस्त हैं, आज दोस्त हैं, आज मित्र से भी ज्यादा हैं, आज भाई से भी ज्यादा का रिश्ता है, लेकिन क्या हम इस एरा या YouTube के पहले हम एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। ये जो सुमित और अवनीश प्रिय शर्मा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यही है चैन रिएक्शन, जो एक इकोसिस्टम का धीरे 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 डेवलप होता है। इसलिए 65 साल का मुकाबला 11 साल में नहीं होता। सरकारी योजना से किसी इस तरह के नैरेटिव वार का निर्माण नहीं होता। लंबे समय तक टिके रहने वाला नैरेटिव और लंबे समय तक टिके रहने वाला इकोसिस्टम वही होता जो स्वतः जागता है, जो नेचुरल ग्रो करता है। हाँ, यहाँ पर सरकार हमारी चूंकि एजेंडा बाज नहीं रही है, भारत की नीति कम से कम एजेंडा बाज नहीं रही है, और 14 से तो हमने फिर भी ये काम शुरू किया है। आप ये बताइए, ये वही देश है जहाँ की वही सरकार है, जहाँ के वही स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ बैठ के उसी की टेबल पर ये स्वीकार लिया था कि हाँ, बलूचिस्तान में टेरर को भारत हवा देता है। तो आप सोचिए जरा, तब की हमारी पॉलिसी क्या थी, अब की हमारी पॉलिसी क्या है। इसलिए कई लोग मुझे बड़बोला कह देंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि सांस्कृतिक आज़ादी भारत को 2014 में मिली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी शुरुआत भारत प्रथम की 2014 से है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन सच यही है। बिल्कुल सच यही है सर। मैं भी रिसेंटली देख रहा था, भारत के खिलाफ लिखने वाले जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े जितने चैनल हैं,
जितने की आर्टिकल्स हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स हो, रॉयटर्स हो, इवन की निकी है, CNN है, सबके अंदर पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोग हैं सब, वो भारत के खिलाफ लिखते हैं और उसी नैरेटिव को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिखाया जाता है कि देखिए CNN हमारे लिए क्या बोल रहा है, जबकि भारतीय आपको कहीं मिलता नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, चाइनीज़ और पाकिस्तानी आपको पूरे दुनिया में नैरेटिव वॉर क्रिएट करने में लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं भारत के अंदर अभी ये मुहिम शुरू हुई है कि भारत के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इवन की जो MPs हैं, इनको अब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जोड़ा जा रहा है और जोड़ना चाहिए भी, अगर हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। वरना आज भी अवनीश जी, मैं आपके वीडियोस के नीचे कमेंट्स देख रहा था मैं, तो वहाँ पे जनरली लोग लिखते हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आप तो ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। मैं कि पाकिस्तान ने बोल दिया आपका राफेल गिरा है तो हमारे हिंदुस्तानियों ने मान लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट प्रूफ दिखा रही है कि हमने 11 वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशंस को तबाह कर दिया, तो कहते हैं कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं, टाइमलाइन तो दिखाया नहीं, ये तो डॉक्टर्ड है। ये हालत है हमारे सेकुलर हिंदुओं की। तो इसलिए हम अपना काम करते जाएंगे। भारत ने की सरकार ने फाइनली ये काम करना शुरू कर दिया। मैंने ओपनिंग कमेंट में बोला था आपको कि भारत की सरकार ने फाइनली नैरेटिव वॉर के ऊपर सीख लिया है और काम करना भी शुरू कर दिया है। दिस इज़ रियली रिमार्केबल। और जो ये लिस्ट दी है, लिस्ट भी जो दिया है गवर्नमेंट ने 6 लोगों की, 6 लोग नहीं है सब, ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन है। यानी कि आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आएगा तो सारे इकट्ठे हैं इस तरह से, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, एनी क्लोजिंग कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स? ये जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, भाई मान गया मैं कि ऐसा ही होना चाहिए था। प्लस व्हाट एल्स नाउ गवर्नमेंट विल डू? बिल्कुल सर। नरेंद्र मोदी जी पता नहीं, अगर फिल्म अगर बनाते तो वो भी अच्छा काम करते, अगर वो बॉलीवुड में जाते तो, है ना। इस समय तो कई बार वो अवार्ड वगैरह ले चुके होते। लेकिन जनता की बेहद मांग पर, ये फिल्मी जबान है, जनता की बेहद मांग पर, एक बार फिर जनता की बेहद मांग पर नरेंद्र मोदी जी ने आधे मोर्चे पर हमला करना शुरू कर दिया है। उसका आगाज है ये 60 लोग जो पूरे विश्व में जाके, और जिसमें सपा शामिल है, जिसमें तृणमूल शामिल है, जिसमें शरद पवार की पार्टी शामिल है, जिसमें कम्युनिस्ट शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन आधे मोर्चे की सरदार कांग्रेस नहीं शामिल है, क्योंकि उनके 4 जो आधे मोर्चे के सरदार थे उनको छोड़ के शशि थरूर शामिल हैं। ये नया भारत है, ये नए भारत की नई राष्ट्र प्रथम की नीति है। इसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल सर, ये एंजॉय कर भी रहे हैं और इसको कवर करके जो मज़ा आता है मैं बता नहीं सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू फॉर योर नॉलेज एंड अवनीश जी, जो मज़ा आता है आपके साथ बात करके, भाई कमाल है। थैंक यू। भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की जय।